चलिए फ्रेंड्स, कल पास के 300 डेज हार्ड चैलेंज में आप 91 डेज को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज 92nd डे में हम लोग एक बार फिर से पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय, यानी कि जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया था तो कैबिनेट मिशन के जो चेयरमैन थे, एज ए चेयरमैन जो है वो किनको भेजा गया था। तो हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है 3 मेंबर्स थे। इसमें 3 मेंबर्स में जो है ना पैथिक लॉरेंस जो थे, ठीक है, पैथिक लॉरेंस जो थे वो कौन थे, इसके हेड थे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पैथिक लॉरेंस जो है, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, 3 लोग जो है मेंबर थे। इन 3 मेंबर्स में जो है वो पैथिक लॉरेंस जो है इनके चेयरपर्सन के रूप में यहाँ पर आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय द गवर्नर जनरल ब्रिटिश संसद। संविधान सभा भारत की संसद, पता ही हम लोगों को, संविधान सभा ने जो है इसको क्या किया था, एडॉप्ट किया था। गवर्नर जनरल ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल से हम लोगों को पता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया आपका फिर से एक बार सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन 6 दिसंबर 1946। ठीक है, 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 को जो है वो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जब भारत के डोमिनियन के लिए संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को पुनः एकत्रित हुई तो इसकी कम हुई सदस्यता थी। When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, its reduced membership was 299। हम लोगों को पता है, ठीक है, टोटल 389 थी। बाद में जब डिवाइड हो गई थी तो 299 बचे हुए थे। 229 मेंबर्स जो हैं वो है ना ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे और 70 मेंबर्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स से थे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 6 दिसंबर जो है वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर क्या बनेगा, 229 मेंबर्स जो है वो कहाँ से आए हैं, ब्रिटिश प्रोविंसेस से आए हैं, और 70 मेंबर्स जो है वो कहाँ से आए हैं, प्रिंसली स्टेट से आए हैं। आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? ठीक है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, सर BN राव जो है उनको क्या किया गया था, सर BN राव को जो है एडवाइजर अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, BN राव जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था जिसकी स्थापना की गई थी, यानी कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो उसको कब सेट किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत, अनंतिम सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। हम लोगों को पता है कैबिनेट मिशन प्लान में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है सेट करने की बात कही गई थी। अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यही आपका आंसर है। थ्रू अ रिजोल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, तो छठे का आंसर हो गया आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार फिर से देखते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने वाली संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेटअप, कब बना था, 1946 से बना था। ठीक है, जुलाई 1946 में जो है इसके लिए इलेक्शन हुए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। जुलाई 1946 में इसके लिए इलेक्शन हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि जब पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक में जो है वो आना किसने जो है वो चेयरमैनशिप किया था? तो हम लोगों को पता ही है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जो सबसे सीनियर मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने जो है इसको क्या किया था, हेड किया था। हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था, जस्ट बिकॉज ही वाज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनी थी, टोटल 8 मेंबर्स थे। ठीक है, इन 8 मेंबर्स में से हम लोगों को पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। संविधान सभा को अंततः संविधान पारित करने में कितना समय लगा? हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन? हमको पता है ना, 2 years 11 month एंड 18 days, यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था लगभग। ठीक है, 1949 में लगभग 6 महीना नहीं, 26 नवंबर 1948 से ठीक 1 वर्ष नहीं, 15 अगस्त 1947 से लगभग 2 वर्ष नहीं, 9 दिसंबर 1946 से लगभग 3 वर्ष। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 से लगभग 3 वर्ष, वही हमने बताया अभी 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय, लगभग वही 3 वर्ष का समय हो गया। हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक to finally pass the constitution? About 6 months in 1949, exactly a year since November 26, 1948, about 2 years since August 15, 1947, about 3 years since December 9, 1946। फॉर्मली जो है अपन लोग यहीं से जो है स्टार्टिंग मानते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हम लोगों को पता है कि परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपका आंसर, तो आपका आंसर हो गया 11 नंबर क्वेश्चन का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1936 में आयोजित अपने अधिवेशन में संविधान सभा की मांग रखी गई थी, यानी कि 1936 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? जहाँ पर है ना संविधान सभा की मांग रखी गई थी, तो कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था 1936। जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट कानपुर, बॉम्बे, लखनऊ, लाहौर। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जो है संविधान सभा की मांग आईएनसी ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को ले लेते हैं। संविधान सभा ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर निम्नलिखित निर्णय लिए? बहुमत से, 2/3 बहुमत से, सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से। चलिए ठीक है, इधर आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट ए डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय मेजोरिटी वोट, बाय 2/3 मेजोरिटी, बाय कॉन्सेंसस, यूनानिमसली, बाय कॉन्सेंसस। ठीक है, यानी कि है ना सर्वसम्मति से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए थे, किसी प्रकार से बहुमत का जो है वो अन्य बात नहीं की गई थी। सभी जो है कॉन्सेंसस के साथ जो है कोई भी निर्णय डिसीजन लिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बाय कॉन्सेंसस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूपण पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा? द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, हम लोगों को पता है कि हमारे रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऑलमोस्ट 250 आर्टिकल जो है वो सीधे सीधे कहाँ से लिए गए हैं? है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हुए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें संविधान सभा के अध्यक्षों की समितियां। ठीक है, यानी कि एक साइड पे जो है वो कुछ समितियां दी गई हैं, दूसरी साइड पर उनके अध्यक्ष दिए हुए हैं। आपको मैच करना है कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, कन्हैयालाल मुंशी और बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी हम लोगों ने देखा कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ए क्या हो गया? 4 हो गया। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो बी क्या हो गया? 2 हो गया। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। ठीक है, तो डी क्या हो गया? 3, यानी कि हम लोग देखें तो क्या हो गया? 4 1 2 3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ जो है कमिटीज दी हुई हैं एक साइड में और दूसरी साइड में उन कमिटीज के चेयरमैन दिए हुए हैं। आपको मैच करना है कि किस कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर है ना वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, के एम मुंशी हैं और बी आर अम्बेडकर हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है,
तो इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। तो बी का क्या हो गया, 2 हो गया, सॉरी बी का क्या हो गया, 1 हो गया। वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन 1 नंबर पर हैं। ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। तो सी का ऑप्शन क्या हो गया, 2 हो गया। वर्किंग कमेटी, वर्किंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, के एम मुंशी थे। तो डी का क्या हो गया, ऑप्शन 3 हो गया। यानी कि 4, 1, 2, 3 आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारत की संविधान सभा का चुनाव वर्ष 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, है ना। जुलाई 1946 में ये जो है इलेक्शन हुए थे। तो इलेक्शन जो हुए थे हमको पता है कि भाई जो प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उन्होंने इनडायरेक्ट या प्रांतीय विधानसभाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को चुना था। ठीक है। क्या हो गया, ये जो है वो तो करेक्ट है ना। जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्ना नहीं थे। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र जनवरी 1947 में आयोजित किया गया था, इनकरेक्ट। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो अब अडॉप्ट हम लोगों ने जो है वो 26 नवंबर 1949 को कर लिया था। तो यहाँ पर अडॉप्ट करने की बात है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको बताया इनडायरेक्टली जो है प्रोविंशियल असेंबलीज ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का काम किया था। जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। तो नेहरू जो है वो मेंबर थे, सरदार पटेल भी मेंबर थे, लेकिन जिन्ना मेंबर नहीं थे। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन जनवरी 1947, इनकरेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन द 26 जनवरी 1950। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। सॉरी, चलिए निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है। मैच द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, इन डेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए हुए हैं। तो आपको मैच करना है कि कौन सी डेट के दिन कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। ठीक है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाना। ठीक है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाना। ठीक है। तीसरा, सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाना। और चौथा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना। ठीक है। चलिए 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 तो अपन ने क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है। ए क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है। 24 जनवरी 1950 तो हमने क्या किया था, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा 1। ठीक है। सी क्या हो गया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 तो ये क्या हो जाएगा आपका सी, सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि अशोक चक्र, ठीक है, को अपनाया जाना। ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा आपका 2। 22 मार्च 1957 तो इस दिन हम लोगों ने क्या किया था, इस दिन हम लोगों ने जो है वो हमारे नए कैलेंडर को अपनाने का कार्य किया था। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3। नया कैलेंडर, सरकार द्वारा नया कैलेंडर का अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। तो ये क्या हो गया 4, 1, 2, 3। ठीक है। 4, 1, 2, 3 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, 4, 1, 2, 3। यानी कि इधर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है और दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए हुए हैं। आपको देखना है कि, है ना, कौन सा इवेंट जो है वो किस डेट के ऊपर हुआ था। तो जुलाई 22, 1947, जुलाई 22, 1947 इस दिन हम लोगों ने देखा था क्या हुआ था, एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। बी जो डेट है वो क्या है, जनवरी 24, 1950 तो एडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग। ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस दिन हमने अपना नेशनल सॉन्ग जो है वो अडॉप्ट किया था। थर्ड डेट जो होगी वो आपकी जनवरी 26, 1950। ठीक है। तो ये जो है वो आपका क्या है, ये जो है आपका एडॉप्शन ऑफ नेशनल एम्बलम। ठीक है। एडॉप्शन ऑफ नेशनल एम्बलम। ठीक है। तो सी क्या हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है। डी डेट क्या है आपकी मार्च 22, 1957। ठीक है। तो इस दिन एडॉप्शन ऑफ नेशनल कैलेंडर। ठीक है। इस दिन हम लोगों ने क्या किया था, 22 मार्च 1957 को हम लोगों ने नेशनल कैलेंडर को अडॉप्ट किया था। ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा 3, यानी कि 4, 1, 2, 3 आपका आंसर बन जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा से सुमेलित हैं। ठीक है।
यानी कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है, हम लोगों को पता है ना। इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है, पता है। नेशनल एंथम हमारा जो है वो क्या है, जनगण मन। नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम, ठीक है, करेक्ट। भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब, इनकरेक्ट, लोटस है, ठीक है ना। इंडियाज नेशनल फ्लावर रोज, इनकरेक्ट। तीसरा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल, है ना। पैंथेरा टाइग्रिस, इंडियाज नेशनल एनिमल टाइगर, ठीक है, करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी ईगल, इनकरेक्ट है। इंडियाज नेशनल बर्ड ईगल, इनकरेक्ट, यानी कि आपका आंसर हो गया फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी, क्योंकि करेक्टली मैच जो पूछा हुआ है तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्टली मैच करते हैं, ठीक है, बाकी दोनों ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हुआ डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अभी हम लोगों ने देखा है ना, जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को हमने अडॉप्ट किया था। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है, तो कब, जुलाई 1947 में। अभी पीछे हम लोगों ने जो है मेजदी कॉलम में किया है, ठीक है, जुलाई 47, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, यानी कि 1919 का जो एक्ट आया था उसमें से कौन से फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत, बिल्कुल करेक्ट है, द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतीय स्तर पर की गई थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, करेक्ट है, ठीक है। मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत, इनकरेक्ट है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, हमको पता है ना, 1909 के एक्ट में, जिसको अपन लोग पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, हमने देखा है ना। डिवोल्यूशन से रिलेटेड रूल्स भी इसमें बनाए गए थे। जो प्रोविंसेस है उनको अपना सेपरेट बजट रखने की अथॉरिटी भी दी गई थी, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका वो भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डिवोल्यूशन रूल्स जो है वो इसी एक्ट में बनाए गए थे। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार और पुनर्गठन, ठीक है, करेक्ट है। एक्सपांशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, ठीक है, तो करेक्ट है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सभी ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक साबित हुआ था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा बी, ठीक है। 1909 का जो एक्ट है वो सबसे शॉर्टेस्ट लिव्ड जो है वो एक्ट था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 शॉर्टेस्ट लिव्ड था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने औपचारिक रूप से पहली बार चुनाव के सिद्धांत को पेश किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इन एक्ट की अगर बात करें तो इन एक्ट में सबसे पहले कहाँ पर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो है वो काय की बात की गई थी, इलेक्शंस की बात की गई थी। सेपरेट इलेक्टोरल आया था किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कशन किया है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। इन एक्ट की बात कर रहे हैं तो इन जो एक्ट दिए हुए हैं इनमें सबसे पहले जो है किसने प्रोविजन किया था इलेक्शन का, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाने में योगदान नहीं देती है। यानी कि जो विशेषता दी गई है इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जिन्होंने संविधान को बड़ा करने में योगदान नहीं दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बल्कीएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों पर विस्तार से विचार किया गया है, ठीक है। ये तो जो है वो क्या करता है, हमारे संविधान को बड़ा बनाने का काम करता है, ठीक है। तो नहीं करता है ये पूछा है तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर कंसिडर्ड इन डिटेल, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है,
ये जो है वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट, ठीक है। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में अपन लोग देखते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, और 360 में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनको काफ़ी इलैबोरेटली और इनसे रिलेटेड प्रोविजंस को काफ़ी ज़्यादा जो है वो है ना विस्तार में चर्चा की गई है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया। तो हमको तो ये बताना है कि किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करता है, ठीक है। हाँ ये है, लेकिन इसने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा नहीं बनाया है, इसने बल्कि नहीं बनाया है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट होगा। इट कोडिफाइज द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे आंसर का पार्ट होगा। इसने कॉन्स्टिट्यूशन को बल्कि बनाने में या बड़ा बनाने में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। यह सभी प्रकार की भारतीय नागरिकता और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है इसकी गणना करता है, ठीक है। ठीक है, ये बात है, लेकिन इन प्रोविजंस ने सिटीजनशिप और सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस ने जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाया, बल्कि बनाने में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट हो जाएगा। इट इन्यूमरेट्स ऑल टाइप्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एंड हाउ इट कैन बी टर्मिनेटेड, ठीक है। इसमें न केवल मौलिक अधिकारों की सूची है, बल्कि उन पर लगाए गए जाने वाले प्रतिबंध भी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, इन्होंने भी क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को लंबा बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। It contains not only a list of fundamental rights but also the restrictions to be placed on them, ठीक है। तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, हमारे आंसर का पार्ट क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। इसे संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है। तो ये तो क्या है, करेक्ट है। हमको क्या बताना है, जो इनकरेक्ट है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। इट वॉज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। रखा तो था नेहरू ने, लेकिन क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो करेक्ट है, इसलिए हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए न्यायोचित अधिकारों की बात कही गई थी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, अगर अपन लोग देखें तो इसके अंतर्गत हम लोगों को जो है वो है ना इस तरीके की बात हमको दिखाई देती है, ठीक है। माइनॉरिटी राइट्स की बात भी इसके अंतर्गत जो है वो की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पूछा है कि सही नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इट कॉल्ड फॉर जस्ट राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। तो माइनॉरिटी राइट्स की यहाँ पर बात की गई थी, तो पूछा क्या है, इनकरेक्ट, इसलिए ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसने मौलिक अधिकारों पर अध्याय का आधार बनाया था, ये इनकरेक्ट है। हमको पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से, बिल ऑफ राइट्स से मोटिवेटेड है, वहाँ से जो है इसके लिए बेस तैयार हुआ है, ठीक है। इसमें जो है इसके रिगार्डिंग बात नहीं थी। इट फॉर्म द बेसिस फॉर द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स, तो ये हमारे आंसर का पार्ट होगा। इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति की स्थापना का आह्वान किया गया था, ठीक है, नहीं, ठीक है। ऐसी भी कोई बात जो है वो इसके अंदर नहीं की गई थी। इट कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर पॉलिटी, ठीक है। तो नहीं पूछा है, तो 3 और 4 स्टेटमेंट जो है वो आपका आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आइटम गलत तरीके से मेल खाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रॉन्गली मैच्ड, ठीक है। यानी कि ये जो है यहाँ पर कुछ जो है मैचिंग दिए हुए हैं, तो कौन सी मैचिंग जो है वो करेक्ट नहीं है। 9 दिसंबर 1947 संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, इनकरेक्ट है। हम लोगों को पता है कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। अभी पीछे हम डिस्कस करके आए हैं। दिसंबर 9, 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि पहली जो मीटिंग हुई थी वो 1940, ठीक है, 46 में हुई थी, ना कि 47 में। 26 नवंबर 1949 भारत के लोगों ने संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और खुद को है ना सौंप दिया, बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। नवंबर 26, 1949 द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिव टू देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पता है अपने को, ये करेक्टली मैच्ड है। 24 जनवरी 1950 संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंततः हस्ताक्षर किए गए, ये भी करेक्ट है, ठीक है। जनवरी 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 संविधान के प्रारंभ की तिथि, ये भी करेक्टली मैच्ड है। जनवरी 26, 1950 द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इनकरेक्ट मैच कौन सा है, फर्स्ट है, December 9, 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग नहीं हुई थी।
1946 को हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स फ्रॉम द नवंबर 26, 1949। ठीक है, यानी कि कौन कौन से प्रोविजन जो है वो 26 नवंबर 1949, नागरिकता से संबंधित प्रावधान करेक्ट है, चुनाव से संबंधित प्रावधान करेक्ट है, अनंतिम संसद से संबंधित प्रावधान करेक्ट है, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान इनकरेक्ट है। ठीक है, यानी कि प्रोविजंस रिलेटेड टू द सिटीजनशिप करेक्ट है, एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू द इलेक्शंस करेक्ट है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द प्रोविजनल पार्लियामेंट करेक्ट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इनकरेक्ट है, 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। ठीक है, 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2 एंड 3 जो है वो ना उसी दिन से जो है इम्प्लीमेंट हो गए थे, उसी दिन इनको इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को लेते हैं, 27 को लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार विधानमंडल में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का कार्य किया था? ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहली बार विधानमंडल में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया था। Which of the following acts gave representation to the Indians for the first time in the legislature? Indian Council Act 1909, Indian Council Act 1919, Government of India Act 1935, none of the above। ठीक है, यदि अपन बात करें कि भाई रिप्रेजेंटेशन काय में है ना, लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे पहली बार कहाँ पर 1909 में ही मिला था। ठीक है, क्योंकि पहली बार इलेक्शन की बात वहीं पर की गई थी और वहीं पर उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 27 का ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को लेते हैं। क्राउन ने भारत सरकार को अपने हाथों में लिया था। ठीक है, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स बाय, हमको पता है 1858 का जो एक्ट था। ठीक है, 1858 के एक्ट से जो है वो क्या किया था ना, इंडिया का जो सारा का सारा शासन प्रशासन था वो क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया था। चार्टर अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1858 बी। ठीक है, चार्टर एक्ट 1830, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, यहीं से अपन लोग देखते हैं कि सारे का सारा जो है वो अथॉरिटी किसके है ना, कंपनी के हाथों से किसके हाथों में चली गई थी? क्राउन के हाथों में चली गई थी। ठीक है, इसीलिए अपन लोग देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल का ऑफिस हुआ करता था उसको क्या कर दिया गया था? वायसराय का ऑफिस बना दिया था। चलिए, तो 28 का आंसर हो गया आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को ले लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान, ठीक है, हमको क्या करना है? सही आइडेंटिफाई करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान है, इनकरेक्ट। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकरेक्ट। हमको पता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, करेक्ट। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, करेक्ट है। ठीक है, मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि more than 250 articles of the Indian Constitution are inspired from the Government of India Act 1935, largely based on the Government of India Act 1935। तो यानी कि आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 29 का आंसर हो गया आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, जिसका अर्थ है, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस अ सेक्युलर स्टेट मीनिंग, यानी कि सेक्युलर स्टेट के मीनिंग में कौन कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूडेड है आपको बताना है। ठीक है, राज्य सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करता है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, बिल्कुल है ना, रिलीजन के बेसिस पे किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। सभी लोगों को आस्था और पूजा की स्वतंत्रता की अनुमति है, ये भी करेक्ट है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू द ऑल पीपल, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी है ना, सभी लोगों को मिला हुआ है। शैक्षणिक संस्थान बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, क्या? बिना किसी अपवाद के, इनकरेक्ट है। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पार्ट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, विदाउट एक्सेप्शन जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं दे सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगे हुए। हम लोगों को पता है कि जो स्टेट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर तो ये रेस्ट्रिक्शन एब्सोल्यूट होता है, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स या गार्जियन की परमिशन से ही, अगर वो माइनर है तो, और अगर वो मैच्योर है तो ऐसी स्थिति में उसके खुद के कंसेंट से ही क्या किया जा सकता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट। राज्य रोजगार के मामले में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, ये भी करेक्ट है। द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन इन मैटर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यानी कि है ना, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को लेते हैं।
संविधान सभा की राष्ट्रवादी मांग को पहली बार ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से और आरक्षण के साथ। ठीक है, द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कंसीडर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट दो इनडायरेक्टली एंड विथ रिजर्वेशन इन द, हमको पता है सबसे पहले कहां पर, अगस्त रिजोल्यूशन में, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में जो है वो संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगस्त ऑफर जो है वो लॉर्ड लिथगो ने जो प्रिपेयर किया था, उसी समय पे पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था फॉर्मली। ठीक है, चलिए 31 का आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखें। ठीक है, भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में मौर्य वंश से निम्नलिखित में से किसे अपनाया गया था? 4 शेर, रथ का पहिया, घोड़ा, सत्यमेव जयते। ठीक है, पता ही है अपन लोगों को 4 शेर। ठीक है, जिसको अपन लोग जो है वो सिंह स्तंभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, सारनाथ का which of the following was adopted from the Mauryan dynasty in the emblem of government of India? 4 lions, chariot, wheel, horse। ठीक है, वर्ड सत्यमेव जयते। तो कितने क्या है, 4 लायंस है। ठीक है, ये हमारा नेशनल एम्बलम में एक्सेप्ट किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल का पद किसके द्वारा बनाया गया था? भारत का गवर्नर जनरल का पद तो अपन लोगों को पता है कि 1833 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, 1833 के एक्ट। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को जो है, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया था, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा जो है गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को ले लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को लें। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री श्री एटली ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कब की थी? व्हेन डिड मिस्टर एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस? ठीक है, जून 1948 तक जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर की जो है बात की गई थी। ठीक है, इसीलिए अपन लोग देखते हैं, बोला गया था कि भाई अगर तब तक कोई कॉन्सेंसस नहीं बनता है, तब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होता है लीग और आईएनसी के बीच में, तब फिर ऐसी स्थिति में जिसको चाहेंगे उसको अथॉरिटी देकर के हम चले जाएंगे। तो जो डेट, ठीक है, डिक्लेरेशन कब हुआ था? फरवरी 1947 में हुआ था। और जो डेट डिसाइड की गई थी वो क्या थी? जून 1948। फरवरी 1947, अगस्त 1947, जून 1948, जून 1949, जून 1948। ठीक है, 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। ठीक है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, अभी पीछे हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 36 का आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यह पूरी तरीके से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। इनकरेक्ट है, पूरी तरीके से ब्रिटिश संविधान पर आधारित नहीं है। हमको पता है कि अदर जो स्टेट्स है उनके कॉन्स्टिट्यूशन का भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीटली बेस्ड नहीं है। ठीक है, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रभाव जो है इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, लेकिन पूरा का पूरा जो है इसी से इंस्पायर्ड नहीं है। यह कई संविधानों का मिश्रण है। ठीक है ना, करेक्ट है ना। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। यह मौलिक है, मौलिक नहीं है। ठीक है, इट इज ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, हम लोगों को पता है कि अलग अलग सोर्सेज से जो है हमने क्या किया, अलग अलग तरीके के प्रोविजंस लिए हैं और अलग अलग स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस लेकर के और हमने उनको है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। तो इसलिए ये क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। 37 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान करें। मेज द फॉलोइंग, यानी कि एक तरफ अपन लोग देखते हैं कि कुछ एक्ट दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता, पृथक निर्वाचन, द्वैत शासन, संविधान सभा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने क्या किया था, द्वैत शासन, प्रांतों के स्तर पर द्वैत शासन लागू करने का काम किया था, यानी कि ए क्या हो जाएगा 3। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या किया था, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, प्रोविंशियल
इंडिपेंडेंस की जो है बात इन्होंने कही थी, ठीक है, प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस की इन्होंने बात की थी। इसके रिलेटेड अपन ने देखा था इलेक्शन भी हुए थे 37 में, और डिफरेंट अपन लोग देखते हैं प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट्स भी बनाई थी, और यहीं से अपन लोग देखते हैं कि कांग्रेस और लीग के बीच में जो है डिफरेंसेस काफी ज्यादा बढ़ भी गए थे, ठीक है। तो बी भारत सरकार अधिनियम 1935, तो क्या हो गया यहाँ पर इसका जो होगा वो प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि बी का हो जाएगा 1। मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार हमने देखा था कि इन्होंने क्या किया था, है ना, पृथक निर्वाचन की बात की थी, ठीक है। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स ने जो है वो क्या की थी, सेपरेट इलेक्टोरल की बात की थी। तो सी क्या हो जाएगा 2। कैबिनेट मिशन योजना, अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया, कैबिनेट मिशन योजना ने क्या किया था, संविधान सभा की बात की थी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ठीक है, 3, 1, 2, 4 यानी कि डी। यानी कि अपन एक तरफ देखते हैं कि कुछ एक्ट दिए हुए, दूसरी तरफ प्रोविजन दिए हुए, आपको मैच करना है कि किस एक्ट में कौन सा प्रोविजन किया था, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सेपरेट इलेक्टोरेट, डायरकी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, तो हम लोगों को पता है कि इसने क्या किया था, स्टेट लेवल पर डायरकी को स्टार्ट किया था, तो ए क्या हो जाएगा आपका 3। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसने क्या किया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की थी, यानी कि बी हो जाएगा आपका 1, है ना। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो हैं, ठीक है, 1909 में आए थे, अभी हमने डिस्कस किया पीछे, ये क्या लेकर के आए थे, सेपरेट इलेक्टोरल लेकर के आए थे, यानी कि सी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान ने जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा आपका 4, 3, 1, 2, 4, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ले लेते हैं। भारत के संविधान में निर्धारित संशोधन प्रक्रिया किस पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न्स ऑफ, हम लोगों को पता है कि कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोगों ने ली है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका जो है सी आपका आंसर हो जाएगा 39 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को लेते हैं, ठीक है। संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। पहला सत्र कहाँ पर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 41 का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लें। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, के एम मुंशी। जयप्रकाश नारायण जो है वो, है ना, सदस्य नहीं थे, हम लोगों को पता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। 42 का आंसर हो जाएगा आपका सी। जयप्रकाश नारायण वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय राज्य की विशेषता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ अ फेडरल स्टेट, यानी कि कौन सा फेडरल स्टेट का फीचर है। केंद्र और राज्य, घटक इकाई, सरकारों की शक्तियां स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। दोनों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर होता है, तो दोनों के बीच की जो है वो, है ना, स्पष्ट रूप से जो है वो निर्धारित कर दी जाती है। द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट गवर्नमेंट्स आर क्लियरली लेड डाउन, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पावर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक अलिखित संविधान है, इनकरेक्ट है, ठीक है। इट हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। क्या होता है, फेडरेशन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को ले लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। हम लोगों को पता है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ जो है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्ले किया था, ठीक है। और सबसे, है ना, सबसे लंबे समय तक उन्होंने जो है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहने का काम किया है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए 44 का आंसर हो गया आपका ए। चलिए 45 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में संविधान सभा ने कार्यालय की सलाहकार शाखा द्वारा अक्टूबर 1947 में भारत के संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था, ठीक है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, बी एन राव। ठीक है, तो किसके? बी एन राव। फर्स्ट ड्राफ्ट जो तैयार किया था ड्राफ्टिंग, ठीक है, वो कौन? बी एन राव। अंडर होम अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड इन October 1947 by advisory branch of the Office of the Constituent Assembly, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, बी एन राव। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी एन राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन सा एक जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है। पड़ोसी देशों के लोगों के साथ का मैत्रीपूर्ण सहयोग प्रदान करना, ठीक है, कर्तव्य नहीं है। टू प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, हमको पता है ये क्या है? डीपीएसपी है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ठीक है, यानी कि टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी क्या है? ये भी डीपीएसपी है। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा प्रदान करना, ठीक है, करेक्ट है, ये हमारा क्या है? ड्यूटी है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है, तो सी क्या हो गया आपका? भारत के इतिहास के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना, नहीं, टू नो मोर एंड मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को लेते हैं। ठीक है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला प्रयास, ठीक है, यानी कि द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन द रिस्पॉन्स टू द, ठीक है, अपने को पता है 1928 का जो अपन लोग देखते हैं नेहरू रिपोर्ट आया था, उसमें जो है वो इस तरीके की बात की गई थी। ठीक है, इसके पहले अपन लोग देखते हैं कहाँ पर? साइमन कमीशन में। ठीक है, साइमन कमीशन ने 1928 में जो है वो सबसे पहले क्या किया था? डोमिनियन स्टेटस की बात बोली थी। तो सबसे पहले मिंटो मार्लो सुधार नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नहीं, साइमन कमीशन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के जवाब में किया गया था। ठीक है, कहा साइमन कमीशन। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, साइमन कमीशन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले कहाँ पर? साइमन कमीशन में जो है वो काय की बात की गई थी? डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, चलिए, भारतीय संविधान ने वर्ष 1950 में भारत के राज्यों को ए, बी, सी और डी श्रेणियों में विभाजित किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सॉरी, The Constitution of India divided the states of India in categories A, B, C and D in the year 1950. In this context, which of the following statement is correct? ठीक है, यानी कि हम लोगों को पता है कि 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था, तो इन 4 अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है कि 4 कैटेगरी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, मुख्य आयुक्त श्रेणी ए राज्यों का कार्यकारी प्रमुख था, राज प्रमुख श्रेणी बी राज्यों का कार्यकारी प्रमुख था, राज्यपाल श्रेणी सी और डी राज्यों का कार्यकारी प्रमुख था। ठीक है, इनकरेक्ट है ना। द चीफ कमिश्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट्स, द राज प्रमुख वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी बी स्टेट, द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी सी एंड डी स्टेट्स। ठीक है, पता है अपन लोगों को, इनकरेक्ट है। गवर्नर जो है वो किसका? ए कैटेगरी स्टेट्स के जो है वो हेड ऑफ द स्टेट थे। ठीक है, पंचायत प्रमुख श्रेणी ए राज्यों का कार्यकारी प्रमुख था, मुख्य आयुक्त श्रेणी बी और सी राज्यों का कार्यकारी प्रमुख था, राज्यपाल श्रेणी डी राज्यों का कार्यकारी प्रमुख था। ठीक है, तो इनकरेक्ट है। राज्यपाल हम लोग देख ही रहे, गवर्नर जो है वो है ना कैटेगरी ए स्टेट्स का जो है वो हेड था। ठीक है, तो यहाँ पर ये श्रेणी कैटेगरी डी का बता रहे। द राज प्रमुख वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी ए स्टेट्स, द चीफ कमिश्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी बी एंड सी स्टेट्स, द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी डी स्टेट्स। ठीक है, तो इनकरेक्ट है। गवर्नर जो है वो क्या? कैटेगरी ए स्टेट्स के हेड थे। ठीक है, राज्यपाल श्रेणी ए राज्य को कार्यकारी प्रमुख था, राज प्रमुख श्रेणी बी राज्य को कार्यकारी प्रमुख था और मुख्य आयुक्त श्रेणी सी तथा डी राज्यों का कार्यकारी प्रमुख था। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी ए स्टेट्स, द राज प्रमुख वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी बी स्टेट्स, द चीफ कमिश्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी सी एंड डी स्टेट्स। तो ये क्या है आपका? करेक्ट है, यानी कि ए कैटेगरी के जो स्टेट थे उनको हेड को क्या बोला गया? गवर्नर। ठीक है, बी कैटेगरी के जो स्टेट थे उनके हेड को राज प्रमुख बोला जाता था। सी और डी कैटेगरी के जो स्टेट थे उनके अंदर क्या किया गया था? उनके अंदर अपन लोग देखते हैं कि जो कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर थे, उनको हेड बोला जाता था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 48 का आंसर हो गया आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोम्युलगेटेड ऑन जनवरी 26, 1950 बिकॉज
ठीक है, हम लोगों को पता है 26 जनवरी का डे जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हम लोगों को पता है इसी दिन सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, 1929 का जो हमारा लाहौर एनुअल सेशन था, जो हमारा लाहौर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस सेशन में ही हम लोगों ने देखा था कि डिसाइड किया गया था कि अब हर साल 26 जनवरी को क्या किया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि इंडिपेंडेंस हमको मिला तो वो तो हमको 15 अगस्त को मिला, तो इसलिए इस डे का, इस 26 जनवरी वाले डे का सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी के दिन इंप्लीमेंट किया था। इस दिन को 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, दिस डे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929, इसीलिए हमने क्या किया, इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 सॉरी, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसने रखा था? द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ इंडिया was first of all given by the महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय। ठीक है, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय ने सबसे पहले जो है वो है ना कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान सभा के सदस्य थे। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए, सीधे जनता के द्वारा चुने गए, सरकार द्वारा नामित, केवल रियासतों के प्रतिनिधि। ठीक है, ये अभी अपने को पता है, करेक्ट। ठीक है, elected by provincial assemblies, elected directly by people, nominated by the government, only representatives of the princely states। हम लोगों को पता है कैबिनेट मिशन में ये प्रोविजन किया था कि भाई जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे उनको स्टेट्स की या प्रोविंसेस की असेंबली क्या करेगी, इनडायरेक्ट जो है वो इलेक्ट करने का काम करेगी। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। ठीक है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू। ठीक है, यानी कि जो स्टेटमेंट दिए हुए उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, करेक्ट है। आप लोगों ने देखा था कि ये तो क्या था, है ना, इसको या तो इनडायरेक्टली जो स्टेट लेजिस्लेचर से उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट किया था, या फिर इसको जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के जो है ना रूलर्स थे उन्होंने नॉमिनेट किया था। ठीक है, तो एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर ये बेस्ड नहीं थी। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या आएगा, करेक्ट। एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर ये बेस्ड नहीं थे, हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ही लिया। यह प्रत्यक्ष चुनाव से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, इनकरेक्ट है, हमको पता है डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन थे। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस, इनकरेक्ट। यह एक बहुदलीय निकाय था। ठीक है, करेक्ट है ना। इसमें अपन लोग देखते हैं कि डिफरेंट अलग अलग पार्टीज को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था। ठीक है, इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी। ठीक, यह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। ठीक है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, इट वर्कड थ्रू सेवरल कमिटीज। ठीक है, हमने देखा था अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी और अलग अलग कमिटीज ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो आपका है ना, यानी कि आपका ठीक है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास है नहीं। एक काम कीजिए, सी ऑप्शन जो है उसको आप क्या कीजिए, फर्स्ट 3 एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट 3 एंड 4 कर लीजिए, तब आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी। देखिए, क्योंकि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर बेस्ड नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। हमको पता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था या फिर नॉमिनेशन हुआ था, तो इलेक्शन के ऊपर बेस्ड ये थी नहीं। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना। थोड़े करेक्शन के साथ आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन मेंबर नहीं था? वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, के एम मुंशी, जेबी कृपलानी। ठीक है, महात्मा गांधी मेंबर नहीं थे, हमको पता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1946? महात्मा गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 को डिस्कस करते हैं। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? ठीक है, संप्रभु लोकतांत्रिक, ठीक है, यानी कि सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना? इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना है? 26 जनवरी 1950 को बना है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को बना है। 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1929, 26 जनवरी 1950।
ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है वो सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 ने क्या किया था, है ना, बाइकैमरल बनाने का काम किया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 19। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने जो है वो क्या किया था, बाइकैमरल बनाने का काम किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। प्रशासन में प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को शामिल करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? प्रशासन में प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को शामिल करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड बाय भारतीय परिषद अधिनियम 1900, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो पहला प्रयास कब है? 1909, क्योंकि यहाँ पर पहली बार जो है वो क्या किया गया था, है ना, इलेक्शन की बात की गई थी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात की गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1900, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो इन एक्ट्स की अगर हम बात करें तो इन एक्ट्स में सबसे पहले कब, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो है ये बात की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अवशिष्ट शक्ति को निम्न में से किसमें निहित किया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड द रेसिडरी पावर इन द, है किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। रेसिडरी पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। ब्रिटिश संसद, संघीय विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, गवर्नर जनरल, किसको दिया था? गवर्नर जनरल को दिया था। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, फेडरल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल के पास था। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं आर्टिकल 248 में अभी किसके पास है? यूनियन के पास है। ठीक है, लेकिन उस समय किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से एक नहीं थी? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए हुए, हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा फीचर उस एक्ट का नहीं था। प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो था, केंद्र की द्वैध शासन व्यवस्था थी। हमने देखा था कि जो प्रोविंशियल लेवल पर जो है डायरकी उसको खत्म करके क्या कर दिया था, ऊपर के लेवल पे शिफ्ट कर दिया था। द्विसदनीय विधानमंडल, अखिल भारतीय संघ, ठीक है, अखिल भारतीय संघ की बात भी इसके अंदर की गई थी। मतलब ए है, ठीक है, सी है, डी है, ठीक है, तो बी जो है वो केंद्र, ठीक है, सॉरी, सी जो है वो द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। ठीक है ना, यानी कि कौन सा फीचर नहीं है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो यहाँ पर थी। हम लोगों ने देखा था 1935 में जो है वो स्टेट्स में, प्रोविंसेस में इलेक्शन की बात की गई थी। 37 में इलेक्शंस भी हुए थे। ठीक है, हमने देखा था कि जो है ना कांग्रेस है उन्होंने डिफरेंट प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट बनाने का काम भी किया था। डायरकी ऑफ सेंटर, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे अब डायरकी भी था। हम लोगों ने देखा था डायरकी को जो है वो स्टेट लेवल पे खत्म करके, प्रोविंसेस लेवल पे खत्म करके और ऊपर सेंटर पे शिफ्ट कर दिया था। बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं था। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात इसमें की गई थी। ठीक है, तो अब 58 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य भारत के लिए संघीय ढांचा प्रदान करना था? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? ठीक है, 1935 का एक्ट हम लोगों को पता ही है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। 1935 के एक्ट में जो है वो है ना ऑल इंडिया फेडरेशन की जो है बात की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मांटेगी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, चार्टर अधिनियम 1831, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919, चार्टर एक्ट 1831, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य शर्त क्या थी? व्हाट वाज द मेन स्टिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? संघ का सुझाव दिया गया था, बिल्कुल करेक्ट है ना। सरकार के एकात्मक स्वरूप की सिफारिश की गई थी, इनकरेक्ट है। पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी, नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं दी गई थी। ठीक है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था, इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अ फेडरेशन वाज सजेस्टेड, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है, फेडरेशन वाज सजेस्टेड। ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड, ठीक है, नहीं किया गया था। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटीड, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की कोई बात इसमें नहीं बोली गई थी। डायरकी वाज मेड एप्लीकेबल एट द प्रोविंशियल लेवल, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पर नहीं की गई थी, प्रोविंशियल लेवल से हटा करके कहाँ पर है ना सेंट्रल लेवल पर लाई गई थी। तो 60 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में आ जाते हैं।
ठीक है, भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना किस देश के संविधान से उधार ली है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बारोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हमको पता है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने फेडरेशन लिया है, ठीक है ना, कहाँ से? कनाडा के संविधान से हमने लिया, यूएसए कनाडा, आयरलैंड यूके कनाडा, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका भी, ठीक है। हम लोगों ने अल्टरनेटिव टाइप का जो एक यहाँ पर लोग देखते हैं फेडरल सिस्टम होता है कनाडा में जो हमको देखने को मिलता है, उसी को हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को लेते हैं। भारतीय संविधान किस देश की संवैधानिक प्रणाली का बारीकी से अनुसरण करता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ, हमको पता है किसका है ना, ब्रिटेन का हम लोग जो है वो क्लोजली फॉलो करते हैं। यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड यूज यानी कि यूके, ठीक है, यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड या रशिया, ठीक है। तो यूके को हम क्लोजली जो है वो ऑब्जर्व करके और फॉलो करते हैं। तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में समान है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन, यानी कि इंडियन और अमेरिकन फेडरेशन दोनों में पाई जाती है। एकल नागरिकता गलत है ना, है ना। सिंगल सिटीजनशिप क्या है? गलत है। सिंगल सिटीजनशिप जो है वो है ना हमारे यहाँ पर पाई जाती है, यूएसए में नहीं पाई जाती है। दोहरी न्यायपालिका, ठीक है, इनकरेक्ट है ना। ड्यूअल जुडिशरी जो है वो क्या है? इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ड्यूअल जुडिशरी पाई जाती है, हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी पाई जाती है, तो ये भी इनकरेक्ट है। संविधान में 3 सूचियाँ, ठीक है, संविधान में 3 सूचियाँ, ठीक है, इनकरेक्ट है। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, हमारे यहाँ पर 3 लिस्ट जो है वो पाई जाती है, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट नहीं पाई जाती है। संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय, करेक्ट है, ठीक है। फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों जगह पर कॉमन है। हम लोगों को पता है कि ये दोनों के फेडरेशन में हम लोगों को कॉमन फीचर के रूप में दिखाई देता है। चलिए 63 का हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है? द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड द फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, फ्रांसीसी क्रांति से हम लोगों ने लिया है। अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 64 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को ले, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस देश के राष्ट्राध्यक्षों की प्रतिकृति है? इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर रेप्लिका ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ विच कंट्री, कहाँ पर देखने को मिलेगा? ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में जिस तरीके से अपन लोग देखते हैं कि है ना क्राउन होता है, उसी तरीके से जिस तरीके से क्राउन जो है वो है ना नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है? नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है रियल एग्जीक्यूटिव होता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के है ना चेयरमैनशिप में जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। तो हम किसको फॉलो करते हैं? है ना, ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन जो है वो 65 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो निम्नलिखित के पास है। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द ब्रिटिश सम्राट, यूएसए के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति, रूस के। ब्रिटिश सम्राट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। ब्रिटिश मोनार्क, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ब्रिटिश मोनार्क दोनों की कंडीशन जो है वो क्या है? दोनों का स्टेटस इक्वल है, दोनों क्या है? नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 को लें। निम्नलिखित में से कौन भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, यानी कुछ फीचर दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि इनमें से किससे हमको पता लगता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। मौलिक अधिकार, ठीक है, नहीं, है ना। फंडामेंटल राइट से पता चलता है क्या? नहीं पता चलता है। 9वीं अनुसूची से, 9th शेड्यूल से नहीं पता चलता है। निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से पता चलता है, नहीं चलता है। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट है, ठीक है। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि वी आर सेक्युलर स्टेट, ठीक है, हम लोगों को पता है ना क्या है ना, हम सेक्युलर स्टेट है। इसका डिक्लेरेशन हम किसके थ्रू करते हैं? प्रीएम्बल के थ्रू करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर क्या हो गया? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। संघीय शासन प्रणाली में राज्य की वास्तविक शक्तियां निहित होती है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में, है ना, संसदीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वास्तविक शक्तियां निहित होती है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वेस्टेड होती है, जिसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, बिल्कुल करेक्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और 68 का क्या हो जाएगा? ए। हमने अभी देखा नॉमिनल जो है वो कौन होता है? नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट जो है वो अलग होता है, रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो 68 का आंसर हो गया आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इनमें से कौन जो है वो है ना बेसिक फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है? राष्ट्रपति सरकार, संसदीय सरकार, संघीय सरकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। राष्ट्रपति सरकार हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस जुडिशरी। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हम लोगों को पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे यहाँ पर है। ठीक है, तो 69 का आंसर हो गया आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इनकरेक्ट है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, इनकरेक्ट। ठीक है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, करेक्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, करेक्ट है। आर्टिकल 75 क्लास 3 में लिखा है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है, किसको? लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इनकरेक्ट। जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, इनकरेक्ट है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इनकरेक्ट है। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, 70 का आंसर हो जाएगा आपका भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। संवैधानिक प्रावधान स्रोत। ठीक है, यानी कि एक तरफ कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके सोर्स दिए हुए हैं। आपको मैच करना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो किस सोर्स से हमने लिया है। ठीक है, यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड। ठीक है, संघ हमने कहाँ से लिया है? अभी हमने डिस्कस किया था, कनाडा से लिया है, A3 हो जाएगा। ठीक है, संसदीय प्रणाली हम लोगों ने जो है वो कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। ठीक है, तो B क्या हो जाएगा? 2। निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से, तो C क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? यूएसए से, तो D क्या हो जाएगा? 1। यानी कि 3241, 3241 आपका आंसर होगा D। यानी कि एक तरफ अपन लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके सोर्स दिए हुए हैं। आपको मैच करना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किस सोर्स से लिया है। ठीक है, तो यूएसए है, ब्रिटेन है, कनाडा है और आयरलैंड है। फेडरेशन अभी हम लोगों ने बात की, कहाँ से लिया? हमने कनाडा से लिया, तो A क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से, तो B क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से, तो C क्या हो जाएगा आपका? 4। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए? यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिए, तो D क्या हो जाएगा आपका? 1। 3241 आपका आंसर हो जाएगा D। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 को लेते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारोड फ्रॉम द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी? हम लोगों को पता है, ठीक है, जब हमारे यहाँ पर इमरजेंसी लगी हुई होती है तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के जो प्रोविजंस है वो हम लोगों ने कहाँ से लिए? जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। एक मजबूत केंद्र वाले संघ का विचार, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति, आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान। डी, द आइडिया ऑफ अ फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं, द मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं, द इमरजेंसी पावर्स नहीं, प्रोविजंस कंसर्न द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। डी करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 को ले लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से अपन लोग देखते हैं कि एक तरफ जो है वो क्या दिए हुए हैं? स्रोत दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जो है वो देश दिए हुए हैं। आपको मैच करना है कि कौन सा स्रोत किस देश के संविधान से लिया है। यानी कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो प्रोविजंस दिए हुए, दूसरी तरफ उनके सोर्स दिए हुए। आपको मैच करना है कि कौन सा है ना, कौन सा जो हम लोगों ने प्रोविजन है वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, जर्मनी का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, आयरलैंड का संविधान और ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, तो कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने जो है वो कहाँ से लिया? ब्रिटेन के संविधान से लिया है, तो ए क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। निर्देशक सिद्धांत अभी हमने डिस्कस किया, कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से, तो बी क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। समवर्ती सूची हम लोगों ने कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली है, तो सी क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन अभी हमने डिस्कस किया है, जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। 4321, ठीक है, 4321 यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना, इधर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला जो है वो क्या है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ए क्या हो गया आपका? 4 हो गया। ए आपका हो गया 4। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों ने लिए वो कहाँ से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, तो बी क्या हो जाएगा आपका?
3 हो जाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट हम लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिए, तो ठीक है सी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, सी आपका 2 हो गया। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है ये हमने कहाँ से लिया है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो ठीक है डी क्या हो जाएगा 1 4 3 2 1, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है उनका स्रोत गलत तरीके से मेल खाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड देयर सोर्स इज रॉन्गली मैच्ड, यानी कि एक बार फिर से जो है क्या दिए हुए हैं, पेयर्स दिए हुए हैं, एक तरफ सोर्स है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है। न्यायिक समीक्षा, ब्रिटिश प्रथा, ठीक है हमको क्या करना है, गलत तरीके से मैच, तो पहले ही क्या हो गया, गलत हो गया, हमको पता है। न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया है। यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, है ना, ब्रिटेन। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया है, करेक्ट है, अभी हम लोगों ने देखा था। निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया, करेक्ट है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया, करेक्ट है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना। ये हमने अमेरिका से लिया। जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट है, ठीक है। तो 74 का आपका आंसर हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। किस संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून बनाने की प्रक्रिया की भारतीय अवधारणा को प्रेरित किया, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि है ना, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सब हम लोगों ने कहाँ से लिए, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, कनाडा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, ठीक है। 75 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि रूल ऑफ लॉ, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और तीसरा लॉ मेकिंग का जो प्रोसीजर है वो सब हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का संविधान एकात्मक सरकार के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइंड टू वर्क एज ए यूनिटरी सिस्टम। सामान्य समय में नहीं, सामान्य समय में नहीं, आपातकाल के समय बिल्कुल करेक्ट है, जब संसद चाहे तब नहीं, ठीक है, राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब जो है यूनिटरी गवर्नमेंट के रूप में काम करता है, तो इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी होती है तब वो है ना यूनिटरी फॉर्म में जो है वो आ जाता है और यूनिटरी फॉर्म में काम करता है। चलिए 76 का आंसर हो गया आपका भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को देखें। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से मिलती जुलती नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर दिए हुए हैं, आपको मैच करना है कि इनमें से कौन सा फीचर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो मैच नहीं करता है, डज नॉट। लिखित संविधान, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, करेक्ट। सरकार का संघीय स्वरूप, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, करेक्ट है, ठीक है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है वो भी क्या है, करेक्ट है। सरकार का संसदीय स्वरूप इनकरेक्ट है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। 77 का आपका आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रस्तावना से स्पष्ट रूप से उभर करके आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रीएम्बल, ठीक है। संविधान कब लागू किया गया था पता चलता है, बिल्कुल, है ना। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, पता लगता है अपन लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कब हुआ है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, वे आदर्श जिन्हें प्राप्त किया जाना था, ठीक है। द आइडियाज दैट वर टू बी अचीव्ड, है ना, सारी चीज़ें या सारी वैल्यूज जो है वहाँ पर दी हुई है जिनको हमको अचीव करना है, ये भी पता चलती है। शासन प्रणाली, ठीक है, करेक्ट है। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या है हमको पता चलता है, ठीक है। अधिकार का स्रोत, ठीक है, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी हमको पता चलता है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि 1 2 3 4 सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। 78 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 को लेते हैं। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल इज करेक्ट, यह न्यायालय में लागू नहीं हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहला ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, इसको कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिएबल नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि ये संविधान का भाग नहीं है, इनकरेक्ट है, ठीक है। अपने को पता है केशवानंद ने बोला है कि ये इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली रूल्ड दैट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनकरेक्ट है, ठीक है। इसमें 2 बार संशोधन किया गया है, ठीक है, इनकरेक्ट है। इट हैज बीन अमेंडेड ट्वाइस, इनकरेक्ट है, एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशन इसमें अमेंडमेंट हुआ है 42nd अमेंडमेंट में, ठीक है। उपरोक्त तो सभी सही है, इनकरेक्ट सारे सही नहीं हो सकते, ठीक है। पहला जो है वो क्या है, ठीक है, 79 का आपका आंसर हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को लेते हैं। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचार किससे उधार लिए हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडियाज ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम द, है ना, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल जो है वो कहाँ से आया, यूएसए से, लेकिन जो
प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है वो कहाँ से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया है। ठीक है, तो हमने कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है, 80 का आंसर हो गया आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, सेक्युलरिज्म मीन्स सभी धर्मों का दमन, इनकरेक्ट है। ठीक है, सप्रेशन ऑफ ऑल रिलीजन्स, इनकरेक्ट। ठीक है, अल्पसंख्यकों को पूजा की स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू माइनॉरिटीज। ठीक है ना, केवल अल्पसंख्यकों को जो है दिया जाए ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी को होता है। धर्म को राज्य से अलग किया जाना, ठीक है ना, ये भी होता है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की एक प्रणाली जो किसी विशेष धार्मिक विश्वास का पक्ष नहीं लेती। अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस फेथ। ठीक है, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल करेक्ट तरीके से जो है इसको डिफाइन करने का काम कौन करता है, आपका डी स्टेटमेंट। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, पॉलिटिकल और सोशल फिलॉसफी होता है जो किसी को जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, किसी को जो है वो है ना, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। ठीक है, तो आपका आंसर 81 का भी क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं। संघीय राज्य में इन अ फेडरल स्टेट, राज्य केंद्र से अधिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन द सेंटर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। काय की बात हो रही है, संघीय राज्य की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही। ठीक है, इन अ फेडरल स्टेट, क्लासिकल अगर फेडरेशंस की हम लोग बात करते हैं, जिसका कि एग्जांपल यूएसए है, तो हमको वो अच्छी तरीके से पता है कि जो है ना क्लासिकल फेडरेशंस होते हैं, वहाँ पर जो स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, एज कम्पेयर टू द यूनियन, वो ज़्यादा जो है स्ट्रांग होते हैं। केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स, इनकरेक्ट। राष्ट्रपति शासन प्रणाली कार्य करती है, इनकरेक्ट। कोई जरूरी नहीं है, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस। ठीक है, संविधान अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के उपाय के साथ केंद्र। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 82 का हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं। भारत ने संघीय शासन प्रणाली को इसलिए चुना क्योंकि इंडिया ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बिकॉज ऑफ विशाल क्षेत्र, सांस्कृतिक एकीकरण, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता, प्रशासनिक सुविधा। ठीक है, विशाल क्षेत्र, हमने संघीय शासन प्रणाली को इसलिए चुना क्योंकि विशाल क्षेत्र, सांस्कृतिक एकीकरण, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा। ठीक है, वास्ट टेरिटरी, कल्चरल इंटीग्रेशन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, तो हम लोगों ने जो देखें तो ये क्या है, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता। ठीक है, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के कारण हम लोगों ने इसको क्या किया है, अडॉप्ट किया है। 83 का आंसर हो गया आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और भारत को देते हैं। ठीक है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। हम संविधान सभा के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और भारत को देते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट है। वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू इंडिया दिस कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। ठीक है, हम भारत के नागरिक। ठीक है, हम भारत के नागरिक। ठीक, इनकरेक्ट है। भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और स्वयं को देते हैं। ठीक है, संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं। ठीक है, लेकिन नागरिक नहीं, यहाँ पे क्या की बात की गई है, हम भारत के लोग बात की गई है। वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इनकरेक्ट है। सिटीजन्स नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है। ठीक है, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और स्वयं को देते हैं। ठीक है, ये करेक्ट है। वी द पीपल ऑफ इंडिया इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट डी जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इनकरेक्ट। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है, गलत है। हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी और इसमें अमेंडमेंट भी हो सकता है।
प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसमें तभी संशोधन किया जा सकता है जब मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जाए। प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड ओनली इफ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड। ठीक है, प्रीएम्बल जो है वो आधा, उसको अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना को संसद के द्वारा केवल एक उद्देश्यपूर्ण प्रस्ताव द्वारा संशोधित किया जा सकता है। प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट सिंपली बाय एन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 85 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द हमारे संविधान में किसके द्वारा जोड़े गए? द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट से एड हुए। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976। 86 का आपका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह परिकल्पना की गई है कि द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनवाइसेज दैट, यह संविधान का हिस्सा रहेगा। इट शैल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे संविधान से हटाया मिटाया जा सकता है। इट कुड बी एब्रोगेटेड और वाइप्ड आउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान के बारे में कुछ भी स्वीकार, मान्यता या घोषणा नहीं करता है। इट डज नॉट एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज और प्रोक्लेम एनीथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इसका अलग अस्तित्व है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड इट हैज सेपरेट एंटिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का हो गया डी, इसका सेपरेट एंटिटी है। इसको अगर पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस के साथ मिला करके हमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसका क्या है? सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारत का सही नामकरण है। द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल इज संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, सोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, सोवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, करेक्ट है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है ना, सी आपका आंसर है। संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्र, सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट। ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, 88 का आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 89 में आ जाते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण होता है, संसदीय सर्वोच्चता होती है। ठीक है, राज्य का मुखिया जनता द्वारा। देखिए हमारे यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट पब्लिक इलेक्ट नहीं करती। हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि भाई जो है हम लोगों ने देखा है आर्टिकल 54 में जो है इसका क्या दिया हुआ है? निर्वाचक मंडल दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ है। ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो उसको इलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन लोग देख सकते हैं यहाँ जो ऑप्शन बन रहा है उसमें राज्य का मुखिया जनता द्वारा काट दीजिएगा। राज्य का मुखिया चुना जाता है या निर्वाचित होता है। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ठीक है ना, इसको हम काट दें पीपल। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब ये होता है जहाँ हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? इलेक्टेड होता है, वेदर इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड और इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो हमारे यहाँ की बात हो रही है इंडिया की, इसलिए हमारे यहाँ पर क्या होता है? द हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है, इसलिए हम यहाँ क्या है? रिपब्लिक है। ठीक है, इसलिए हम क्या है? रिपब्लिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 का बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को हम लोग देख लेते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना, द प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का एक भाग है, संविधान की भावना को समाहित करती है। दी गई शक्ति पर एक सीमा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ लिमिटेशन अपॉन द ग्रांटेड पावर, नन ऑफ द अबोव। ठीक है, अब देखिए दो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, संविधान का भाग भी है और संविधान की भावना को समाहित भी करती है। ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दो ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, 90 के आपके दो आंसर जो है वो करेक्ट हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, संघवाद नहीं है। ठीक है, सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, फेडरलिज्म जो है वो इसका पार्ट नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 को देख लेते हैं। भारत की संप्रभुता का स्रोत है, द सोर्स ऑफ द इंडिया सोवरेनिटी लाइज इन द विद द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत की जनता। ठीक है, कौन है? भारत की जनता है।
ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। 92 का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जो भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। जवाहरलाल नेहरू, अभी पहले भी अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन व्हिच formed tile basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 13, 1946। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ठीक है, यानी कि 2 पेयर दिए हुए हैं, दोनों को क्या करना है, मैच करना है और फिर नीचे जो कोड दिया उससे अपने आंसर को आपको क्या है ना, संविधान का संशोधन, ठीक है, जर्मनी का संविधान, कनाडा का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, आयरिश संविधान। ठीक है, तो संविधान का संशोधन हमने कहाँ से लिया, दक्षिण अफ्रीका से। ए क्या हो गया 3, निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिए। तो बी क्या हो गया आपका 4। ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति हम लोगों ने कहाँ से लिए, जर्मनी से लिए। ठीक है, जर्मनी से लिया। सी क्या हो जाएगा आपका 1, संघ राज्य संबंध। ठीक है, कनाडा के संविधान से हमने लिए। ठीक है, तो डी क्या हो गया आपका 2। ठीक है, 3, 4, 1, 2। ठीक है, 3, 4, 1, 2 यानी कि बी, यानी कि 2 पेयर्स दी हुई है, एक तरफ प्रोविजन दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका सोर्स दिया हुआ है। आपको मैच करना है कि है ना कौन सा सोर्स जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ से है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका यानी कि A3 हो गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो कहाँ से, आयरलैंड से है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा B4 हो जाएगा। ठीक है, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ से, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी, क्या वो हो जाएगा 1। ठीक है, यूनियन स्टेट रिलेशन जो है वो कहाँ से लिया हम लोगों ने, कनाडा से लिए हुए। तो डी क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो 3, 4, 1, 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज इट निर्वाचित संसद का प्रावधान है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, इसमें अधिकारों का विधेयक है, इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। ठीक है, तो रिपब्लिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि किसी भी तरीके की हेरिडेटरी एलिमेंट नहीं है, जैसे ब्रिटेन में होता है, जैसे जापान में होता है हेरिडेटरी एलिमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, हेरिडेटरी एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, रिपब्लिक है। 95 का डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित भारत के संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द को निम्नलिखित के साथ पढ़ा जाए तो द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड विथ अनुच्छेद 39 डी न्यायालय को राष्ट्रीयकरण कानूनों की संवैधानिकता को बनाए रखने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, करेक्ट है। आर्टिकल 39D वुड इनेबल टू कोर्ट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द नेशनलाइजेशन लॉज। ठीक है, करेक्ट है। अनुच्छेद 14 न्यायालय को उस कानून को रद्द करने में सक्षम बनाएगा जो समाजवादी लक्ष्य को पूरी तरीके से प्राप्त करने में विफल रहा है। करेक्ट है। आर्टिकल 14 वुड इनेबल टू कोर्ट टू स्ट्राइक डाउन अ स्टेच्यू विच फेल्ड टू अचीव द सोशलिस्ट गोल ऑफ द फुलेस्ट एक्सटेंट। ठीक है, करेक्ट है। अनुच्छेद 25 न्यायालय को उस अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता सुनिश्चित। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, आर्टिकल 25 वुड इनेबल द कोर्ट टू एंश्योर फ्रीडम गारंटीड अंडर द आर्टिकल। ठीक है, 25 जो है वो राइट टू रिलीजन से रिलेटेड है और जो वर्ड सोशलिस्ट है वो इससे है ना रिलेटेड नहीं है। अनुच्छेद 23 न्यायपालिका को आय और स्थिति के संबंध में असमानता को कम करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, 96 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में आ जाते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम। हमको पता है कि हमने ब्रिटेन से लिया, ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन चलता है। ठीक है, तो आपका 97 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 को लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस। ठीक है, 395 अनुच्छेद है, 22 जो है वो आपके भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। तो ए आंसर आपका करेक्ट है। 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ठीक है, 98 का आंसर हो गया आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं।
भारत के संविधान ने किस देश से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? ठीक है, यूएसएसआर जो था पहले यूएसएसआर से हमने इस व्यवस्था को लिया है। फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज? यूएसए, कनाडा, तत्कालीन यूएसएसआर, यूके, तत्कालीन यूएसएसआर, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, यानी कि 99 का आंसर सी हो जाएगा। हमको पता है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे अपन लोग देखते हैं 42nd अमेंडमेंट में इसको क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। कहाँ से लिया था? यूएसएसआर से लिया था, 99 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 को ले लेते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल, इट्स मेन एम इज टू, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता को खत्म करना, एलिमिनेट इनइक्वेलिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस, राजनीतिक और धार्मिक मामलों में असमानता को खत्म करना, एलिमिनेट इनइक्वेलिटी इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अफेयर्स, आय और स्थिति और जीवन के मानकों में असमानता को खत्म करना, ठीक है, एलिमिनेट इनइक्वेलिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, ठीक है, वर्ग आधारित समाज को खत्म करना, एलिमिनेट क्लास बेस्ड सोसाइटी। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, आय, स्थिति और जीवन के मानकों में असमानता को खत्म करना, एलिमिनेट इनइक्वेलिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, ठीक है। 100 का आंसर हो जाएगा आपका सी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है वो 92 डे के आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसी तरीके से कल्पाक्ष आपके लिए आगे भी जो है वो अगले टास्क को लेकर के आता रहेगा। स्टे ट्यून्ड विथ कल्पाक्ष। थैंक यू फ्रेंड्स।